नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आरती ग्रुप ट्यूशन पर। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साझेदारी विषय प्रवेश। टोटल ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। सेक्शन ए में एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, सेक्शन बी में एक वाक्य का एक सवाल पूछा जाएगा और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा। ऐसे ये 5 मार्क्स का सवाल है। सबसे पहले हमें समझना होगा साझेदारी का अर्थ। साझेदारी नाम से ही आपको मालूम होगा इसमें कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, 2। तो साझेदारी का अर्थ जो यहाँ पर हमें लिखा है वो हम समझेंगे। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है। हम शब्द से ही मालूम पड़ता है कि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, तो हमें इतना याद रखना है कि साझेदारी यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति को व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए क्या हो, सहमत हो। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर 3 साझेदार है, ए, बी और सी। ये तीनों साझेदार है। ये लोगों ने एक साझेदारी पीढ़ी स्टार्ट की। ये तीनों ने ही इसमें पैसे लगाए थे। ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करते थे, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि ए और बी अब थोड़ा बिजी रहते हैं, ठीक है। तो ए और बी बोलते हैं कि हम सिर्फ पैसा लगाएंगे, जो भी काम होगा खाली कौन करेगा, सी करेगा। और आखिरी में जो लाभ होगा वो तीनों आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि साझेदारी या ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के ओर से और सभी के द्वारा किसी एक व्यक्ति को लाभ बांटने के लिए सहमत होता है। ये एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ए और बी द्वारा किसी एक मतलब सी को क्या दे दिया, पूरा का पूरा काम दे दिया, और जो प्रॉफिट होगा वो तीनों आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साझेदार किसे कहते हैं। तो साझेदार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा ये है, जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़ा होता है उसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, साझेदार। जैसा कि साझेदारी पीढ़ी स्टार्ट की थी, हमने एग्जांपल लिया ए, बी, सी। तो ए, बी, सी तीनों ही कौन थे, साझेदार थे, क्योंकि वह साझेदारी पीढ़ी में जुड़े हुए थे। इसके लिए साझेदार किसे कहेंगे, जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़ा हो उसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, साझेदार। तीसरा प्रश्न आता है कि साझेदारी पीढ़ी में साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं, या क्या गिने जाते हैं, या क्या माने जाते हैं। तो साझेदारी पीढ़ी में जो साझेदार होते हैं वो एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए साझेदारी पीढ़ी में साझेदार एक दूसरे के प्रतिनिधि, इंग्लिश में कहो तो एजेंट कहे जाते हैं। दोस्तों ये तीसरा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी पीढ़ी में सभी साझेदारों का दायित्व कैसा होता है। तो साझेदारी पीढ़ी में सभी साझेदारों का दायित्व अमर्यादित या असीमित होता है। कई बार पूछता है कि साझेदारी पीढ़ी में सभी साझेदारों का दायित्व अमर्यादित होता है, ऐसा क्यों। तो हमें लिखना होगा क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर साझेदार अपनी निजी संपत्ति भी बेच देता है। इसीलिए साझेदारी पीढ़ी में सभी साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है या अमर्यादित होता है। अब हम पढ़ेंगे करार पत्र के बारे में। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि साझेदारी करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है। अब जैसा कि हमने देखा था 3 साझेदार थे, तो वो लोग भविष्य में आपस में कुछ वाद विवाद उनके बीच ना हो, इसीलिए करार पत्र तैयार किया जाता है। हमें सिंपल समझना है कि साझेदारों के बीच भविष्य में कोई वाद विवाद ना हो, इसीलिए करार पत्र तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, संख्या। जैसा कि हमें ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि साझेदारी पीढ़ी में कम से कम और अधिक से अधिक कितने साझेदार होते हैं। तो हमें याद रखना है साझेदारी पीढ़ी में हम कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होते हैं। कम से कम 2 तो चाहिए ही, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। मोस्ट IMP प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब जो है हम पूंजी खाता रखने की पद्धति, ठीक है दोस्तों। साझेदार के पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धति है और कौन कौन सी। साझेदार के पूंजी खाता रखने की 2 पद्धति है। अस्थिर, जिसको हम परिवर्तनशील बोल सकते हैं, तो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, स्थिर जिसको हम स्थायी पूंजी खाता पद्धति बोलते हैं। इस प्रकार से 2 पद्धति है। ये दोनों पद्धति क्या जो है परिभाषा में समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न बनेगा अस्थिर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति किसे कहते हैं, ये हमें समझना होगा। तो साझेदार के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में पूंजी खाते की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में, जो पूंजी खाते की 2 बाकियाँ होती है, एक प्रारंभिक बाकी और एक अंतिम बाकी, उसमें परिवर्तन हो तो उससे हम क्या कहते हैं, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। साझेदार के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में
पूंजी खाते की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन हो तो उसे हम अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। आपको इतना याद रखना है कि पूंजी खाते की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। आप इतना भी लिखोगे कि प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन हो उसे अस्थिर या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति कहते हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट सेकंड जो पद्धति है उसके बारे में हम समझेंगे। स्थिर को हम कह सकते हैं स्थायी पूंजी खाता पद्धति। तो स्थिर या स्थायी पूंजी खाता पद्धति किसे कहते हैं? तो सेम डेफिनेशन है, साझेदार के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में जो ये प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर पूंजी खाता या स्थायी पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। जो अस्थिर था उसमें परिवर्तन होता था और जो स्थिर है स्थायी है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो एक और बार समझ लीजिए, साझेदार के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन न हो तो उसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। अब आपको चार चीज़ें याद रखनी है, एक पूंजी पर ब्याज और एक आहरण पर ब्याज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज की बात करते हैं। पूंजी पर जो ब्याज होता है वह साझेदारों को मिलता है, इसलिए पूंजी पर ब्याज जो है वो साझेदारों के लिए क्या गिनी जाएगी? आय या आवक गिनी जाएगी। सवाल पूछा जाता है पूंजी पर ब्याज या साझेदार के लिए क्या है? तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? आय या आवक है। अब इसके अपोजिट में पूछा जाएगा कि पूंजी पर ब्याज या साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या है? पूंजी पर ब्याज जो होता है वो साझेदारी पीढ़ी साझेदार को चुकाती है, इसके लिए पूंजी पर ब्याज साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या गिना जाता है? खर्च। ठीक है, साझेदारी पीढ़ी साझेदार को चुकाती है, इसके लिए खर्च है, और साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलता है, इसके लिए साझेदार के लिए वो क्या है? आय है। नेक्स्ट आता है आहरण। जैसा कि आप जानते हैं आहरण के बारे में, तो व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में से नकद माल या संपत्ति ले जाए तो उसे हम आहरण कहते हैं। आपने 11th में शायद पढ़ा होगा। तो अब आहरण पर ब्याज के भी दो रूल्स है। अब आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या होगा और साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या होगा? आहरण का मतलब होता है जो साझेदार बीच में से कोई पैसा लेता हो उसको। तो आहरण पर ब्याज अगर हम समझ जाएंगे तो ये साझेदार के लिए क्या गिना जाता है? खर्च। क्योंकि अगर साझेदार पैसा लेगा तो उसको ब्याज चुकाना होगा साझेदारी पीढ़ी को, इसके लिए आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? खर्च है। और इसके अपोजिट हम देखेंगे कि आहरण पर ब्याज या साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या है? साझेदारी पीढ़ी को तो आहरण पर ब्याज मिलता है, इसके लिए आहरण पर ब्याज साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या मानी जाती है? आवक मानी जाती है या आय मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 1 की थियरी है। जो सवाल होंगे उसके वीडियो आगे आपके लिए आते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।